हेलो दोस्तों। देखिए, आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? तो देखिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पहले क्या सोचेंगे कि इसका जो बेसिक चीज़ क्या होता है। मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब यदि कोई भी लाइफ का जो बेसिक चीज़ होगा वो क्या होगा। ठीक है, यानी लाइफ का जो सबसे छोटी इकाई क्या होगी। ठीक है, सबसे छोटा यूनिट क्या होगा, सबसे स्मॉल यूनिट क्या होगा, यहीं पर यहाँ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल को कौन डिस्कवर किया, ठीक है, कौन कौन सा थ्योरी आया। ठीक है, उसके बाद आगे आगे ऐसे चल के फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? तो लाइफ का फंडामेंटल यूनिट सेल होता है। क्या होता है? तो सेल होता है। ठीक है, जैसे कोई भी, मान लीजिए कोई भी दीवार है, ठीक है, बहुत बड़ा दीवार है, फिर कुछ भी, तो हम बोलेंगे कि इसका फंडामेंटल यूनिट क्या है। तो इसका फंडामेंटल यूनिट क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे ब्रिक्स है। ठीक है, मतलब ईंट है। जो ईंट जुड़ जुड़ के एक बड़ा सा दीवार बना दिया, तो उसका क्या हुआ? फंडामेंटल यूनिट हुआ। ठीक उसी प्रकार जो हमारा बॉडी होता है, ठीक है, जो हमारा बॉडी है वो क्या है? इसी तरह, ठीक है, ब्रिक्स की तरह बहुत सारे ब्रिक्स मिलकर के एक दीवार बनाता है। ठीक उसी तरह हमारा बॉडी भी बहुत सारा सेल मिलकर के क्या हुआ? एक बॉडी का पूरा फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यदि बोलें कि बहुत सारा सेल मिल करके एक बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया, तो उस बॉडी का फंडामेंटल यूनिट क्या बोलेंगे? तो उस बॉडी का फंडामेंटल यूनिट क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे सेल। ठीक है, तब देखिए, सेल को डिस्कवर कौन किया था? सेल को डिस्कवर सबसे पहले फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले सेल का डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब किया गया था? तो किया गया था 1666 इसी तरह से किया गया था। ठीक है, लेकिन ये जो रॉबर्ट हुक थे वो कौन सेल का डिस्कवर कर दिए? तो ये एक्चुअली डेड सेल का डिस्कवर किए, लिविंग सेल का डिस्कवर नहीं किए, क्योंकि इनके पास पहला मतलब अपना खुद का माइक्रोस्कोप था, जो उस समय का सबसे एडवांस माइक्रोस्कोप था। इनको कौन माइक्रोस्कोप उसको बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऐसा नहीं कि उसके पहले माइक्रोस्कोप का डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन इनके पास जो माइक्रोस्कोप था उस सबसे ज़्यादा एडवांस था उस समय का। ठीक है, उस समय का सबसे ज़्यादा एडवांस थे। तो ये गए, ठीक है, और क्या किए कि जो ट्री होता है ना, ट्री का जो बार्क होता है उसको उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखें। ठीक है, तो देखते हैं कि ये तो अलग ही स्ट्रक्चर से ये पूरा बना हुआ है। ठीक है, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर से बना हुआ था। देखिए, इस तरह से, फिर इस तरह से ऐसे बना हुआ था, मतलब एक अलग अलग सेल था। ठीक है, ये अलग अलग सेल था। तो देखें कि ये जो बाहर से जो बार्क हम लोग को दिख रहा है, यदि हम इसको माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करके, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखते हैं तो हमको इस तरह से दिखता है। तो देखिए क्या है कि एक कंपार्टमेंट से मिल करके ये पूरा बार्क बना हुआ है। तो इसी चीज़ को जो रॉबर्ट हुक थे, ये नाम रख दिए
सेल। ठीक है, सेल क्यों नाम रखे? क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट, जैसे देखिए ये बार्क बना पूरा इस तरह से मिलकर के बार्क बना, तो एक को बोल सकते हैं कि ये है जो इस बार्क का फंडामेंटल यूनिट है। जिस तरह दीवाल यानी कोई बाल का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? तो ईंट होता है, क्योंकि ईंट जुड़ जुड़ के या फिर मतलब ब्रिक्स जुड़ जुड़ के क्या बनता है? एक पूरा दीवार का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह सेल मिल मिल के बहुत सारे सेल मिल के क्या होता है कि एक पूरा ऑर्गेन सिस्टम फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। तो इसलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या बोलेंगे? तो सेल बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए he is actually discovered the डेड सेल। ये क्या डिस्कवर किए थे एक्चुअली में? द डेड सेल। कहाँ किए थे? तो ये किए थे इन बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, कहाँ किए थे? तो ट्री के छाल में किए थे। ये ट्री का छाल जब इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर देखे तो इनको कैसा दिखा? तो ये दिखा बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट। ठीक है, ये कैसा दिखा? तो इनको बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट दिखा। ठीक है, तो इसलिए इसको नाम क्या रख दिए? सेल। अब इनका एक बुक आया था, इसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, रॉबर्ट हुक पब्लिश बुक नेम एज माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया एक बुक को पब्लिश किए थे, उसका नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। कब पब्लिश किए थे? तो 1665 में पब्लिश किए थे। ठीक है, यही बुक जब माइक्रोग्राफिया जो बुक है उसी में ये जो रॉबर्ट हुक साहब थे वो सेल का जिक्र किए थे, मतलब उसमें सेल का टॉपिक दिए थे और सेल के बारे में बताए थे कि सेल आखिर होता क्या है, हम इसको कैसे डिस्कवर किए। ठीक है, और इसके कुछ फंक्शन बताए थे। ठीक है, उसमें तो उतना पता नहीं था क्योंकि उसमें माइक्रोस्कोप का मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप का खोज नहीं हुआ। जब कोई भी देखिए सेल का जो एक्चुअल स्टडी होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवर होने के बाद ही होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर लगभग 1948 में हुआ था। उसके बाद से बायोलॉजी की दुनिया में बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया। क्यों? क्योंकि हम लोग उसके पहले कोई माइक्रो रेंज को देख ही नहीं पाते थे। ठीक है, देखते थे भी तो हल्का फल्का देखते थे, बहुत ज़्यादा उसको नहीं देख पाते थे जब तक कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया था। ठीक है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ये इस बायोलॉजी की दुनिया में बहुत ज़्यादा डिस्कवर किया गया। ठीक है, अब देखिए तो ये सबसे पहले क्या, ये जो सेल को डिस्कवर किया क्या था? रॉबर्ट हुक थे। लेकिन ये सबसे पहले डेड सेल का डिस्कवर किए, ये लिविंग सेल का डिस्कवर नहीं किए। तो लिविंग सेल का डिस्कवर कौन किया? तो लिविंग सेल का डिस्कवर जो था एंटन वॉन लीeuwenhoek किए थे। ठीक है, देखें कहाँ लिखें, तो इसको मिटा देते हैं। फर्स्ट टाइम लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय
एंटन वॉन लीवेनहोएक। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले डिस्कवर किया गया था एंटन वॉन लीवेनहोएक के द्वारा। ठीक है, अब देखिए ये क्या था, सबसे पहले लिविंग सेल का डिस्कवर किए। अब ये किस तरह से डिस्कवर किए, तो इनका अलग ही कहानी है। ठीक है, ये क्या किए कि जो पॉन्ड वाटर होता है ना, पॉन्ड वाटर, इनके पास भी अपना माइक्रोस्कोप था। रॉबर्ट हुक के बाद आए थे, इनके पास भी अपना माइक्रोस्कोप था जो रॉबर्ट हुक से ज़्यादा एडवांस था। ठीक है, तो ये क्या किए कि पॉन्ड का वाटर मतलब तालाब का पानी ले आए और उसको अपने माइक्रोस्कोप से देखें। तो उसमें क्या देखते हैं कि इसमें बहुत सारे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं। ठीक है, जो तैर रहे हैं, एनिमल्स टाइप का। ठीक है, तो वो क्या था, वो था रियल में बैक्टीरिया था। ठीक है, यानी सबसे पहले कौन क्या चीज़ को डिस्कवर किया, तो बैक्टीरिया को डिस्कवर किए। ये जो सबसे पहले जो लिविंग सेल था, ये जो लिविंग सेल क्या था, तो लिविंग सेल बैक्टीरिया था। ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया का डिस्कवरी ये किए थे लीवेनहोएक। कब किए थे, तो डिस्कवर इन 1674। ठीक है, और रॉबर्ट हुक कब किए थे, तो रॉबर्ट हुक यहाँ पे लिख देते हैं, रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 याद रखिएगा। ठीक है, तो डिस्कवर इन 1674। इसमें क्या किए थे कि लिविंग सेल का डिस्कवर किए, और इसके साथ साथ क्या चीज़ का डिस्कवर किए, तो ऑल्सो डिस्कवर स्पर्म एंड प्रोटोजोआ। ही also discovered sperm and प्रोटोजोआ। ये और क्या चीज़ का डिस्कवर किए थे, तो स्पर्म का भी डिस्कवर किए थे और प्रोटोजोआ का भी डिस्कवर किए थे। ठीक है, ये अपना ही स्पर्म को क्या किए, क्या आपने जो माइक्रोस्कोप था उससे क्या किए, देखे। ठीक है, तो उससे क्या किया, वो स्पर्म सेल का डिस्कवर कर दिए। फिर प्रोटोजोआ का भी यही डिस्कवर किए। मतलब ये अलग अलग चीज़ों को अपने माइक्रोस्कोप से देखते रहते थे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, और कुछ कुछ चीज़ को ये डिस्कवर करने में कामयाब हासिल कर लिए। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को क्या पढ़ना होता है, अब हम लोग को सेल थ्योरी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि सेल थ्योरी क्या होता है, सेल थ्योरी कौन दिए थे। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, तो देखिए सेल थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो सेल थ्योरी। सेल थ्योरी ये किनके द्वारा दिया गया, तो ये सबसे पहले ये दिया गया गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। गिवन बाय स्लाइडेन, SCHLE, स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, इनके द्वारा सेल थ्योरी को सबसे फर्स्ट मर्ते दिया गया था। लेकिन जो हम लोग सेल थ्योरी पढ़ते हैं अब भी, इनके जो सेल थ्योरी दिया गया था ये पुराना हो चुका है। ठीक है, लेकिन सबसे फर्स्ट टाइम इन्हीं के द्वारा सेल थ्योरी लाया गया था। लेकिन हम लोग जो सेल थ्योरी पढ़ते हैं वो किनके द्वारा पढ़ते हैं, तो रॉबर्ट विर्चो का सेल थ्योरी हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, वो भी बताएंगे। ठीक है, बस एक पॉइंट उसमें ऐड किया गया था और उनको हो गया मॉडर्न सेल थ्योरी, ये हो गया ओल्ड सेल थ्योरी। सोचिए, ठीक है, मतलब जो सबसे पहले मरते बंदा लाया
सेल थ्योरी, उनको हो गया, उनका ओल्ड थ्योरी हो गया, और जो एक पॉइंट बस उसने जोड़ा तो वो हम लोग को अभी पढ़ना होता है, क्या चीज़, मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, तो देखिए गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। देखिए इन 1839 में, ठीक है, ये अपना 1838 में ये अपना पोस्टुलेट जो होता है दिए, और ये 1839 में। देखिए जो स्लाइडेन थे, स्लाइडेन क्या थे, बोटनिस्ट थे। ठीक है, स्लाइडेन आर जर्मन बोटेनिस्ट। ठीक है, ये कितना में दिए थे अपना थ्योरी, तो 1838 में, 1838 में। और जो स्वान थे वो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। स्वान आर ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ई 1839 में। ठीक है, अब देखिए इन लोग का स्टोरी क्या है कि जो स्लाइडेन क्या है, स्लाइडेन बोटेनिस्ट हैं, स्वान क्या है, स्वान जूलॉजिस्ट हैं। तो ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में अध्ययन किए। ठीक है, अपने अपने क्षेत्र में स्टडी किए। जो स्लाइडेन थे वो पेड़ पौधे मतलब ट्री ये सब के बारे में स्टडी किए और पता किए, इसमें रिसर्च किया और देखे कि जो ट्री जो है उस सब जितना भी ट्री होते हैं सब एक ही प्रकार के सेल से बने होते हैं। ठीक है, लगभग एक ही प्रकार के सेल से बने होते हैं। ठीक है, मतलब जितना भी सब ट्री का देख रहे थे तो देख रहे थे ये भी सेल से बना हुआ है, ये भी सेल से बना हुआ है। सब स्टडी किए तो उनको लगा कि नहीं, यानी ये क्या इसका मतलब हुआ कि जितने भी ट्री होते हैं उसका जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो क्या होता है, वो सेल होता है। ठीक है, उधर स्वान साहब भी क्या कहते थे, अपना स्टडी कर रहे थे क्या चीज़ पे, तो एनिमल पे। हाँ, वो भी सेम चीज़ देखे कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या हैं, वो एक ही प्रकार के सेल से बने होते हैं, बस उनका स्ट्रक्चर अलग अलग चेंज होता है। ठीक है, तो उनका जो एक ही प्रकार का स्ट्रक्चर से बने होते हैं उसका नाम क्या रखे, सेल, यानी सेल से ही सब कुछ बना होता है। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या किए कि एक दो पोस्टुलेट दिए कि क्या क्या पोस्टुलेट था। तो ये बताए, ये क्या बताए, तब बताए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या चीज़ से बने होते हैं, तो वो बने होते हैं सेल से या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल से। ये क्या बताया, इनके अनुसार क्या था, ये बोले कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म composed of cell and product of cell। ठीक है, ये क्या बोले, स्लाइडेन स्वान दोनों मिलकर क्या बोले कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या चीज़ से बना होता है, वो बना होता है सेल से या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल से, सेल के ही प्रोडक्ट से बना होता है, इनका ये बोलना था। लेकिन देखिए ये एक चीज़ बताने में असमर्थ रहे। ठीक है, मतलब बता नहीं पाए। अब वो क्या नहीं बता पाए, ये तो बोल दिए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उस सेल से बना होता है या फिर सेल के प्रोडक्ट से बना होता है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये जो सेल होते हैं वो क्या चीज़ से बनते हैं। ठीक है, वो आए कैसे बने, सेल कैसे बने। ठीक है, जो सेल बनते जा रहे हैं 1 से 2, 5 से 7, 8, 9, 10, मतलब जो हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, यानी हम लोग बढ़ रहे हैं, यानी सेल का संख्या हम लोग के अंदर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे आ रहे हैं, ये इनसे ये बताने में असमर्थ रहे। तो देखिए यही पर ये सेल थ्योरी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आया मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, कौन आया, देखिए मॉडर्न सेल थ्योरी, इसको नोट कर लीजिएगा पाउज करके आराम से। ठीक है, अब क्या आया, मॉडर्न सेल थ्योरी। इसमें बस एक पॉइंट को जोड़ा गया, कौन आया, मॉडर्न
सेल थ्योरी। ये किनके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया रोडोल्फ विर्चो के द्वारा। किनके द्वारा? रोडोल्फ विर्चो। गिवन बाय रोडोल्फ विर्चो। ठीक है, ये किनके द्वारा दिया गया? तो रोडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया। ये देखिए, ये एक टर्म दिए थे, ठीक है, ओमनी सेल्वा ई सेल्वा, ओमनी सेल्वा ई सेल्वा। इनका ये बहुत फेमस बात है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका मतलब आता है, यानी हमको ये स्टेटमेंट हमको याद होना पड़ेगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि ओमनी सेल्वा ई सेल्वा, ठीक है, कौन बोले थे? तो कौन बोले थे? तो रोडोल्फ विर्चो बोले थे। इसका मतलब ओमनी सेल्वा ई सेल्वा मतलब होता है कि ऑल सेल एराइजेज फ्रॉम प्रीएग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब यही होता है, ठीक है, कि जितने भी सेल बने आते हैं, जितने भी सेल होते हैं वो कहाँ से बनते हैं? तो वो प्रीएग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। मतलब प्रीएग्जिस्टिंग सेल क्या करता है? डिवाइड करता है और नया सेल का फॉर्मेशन कर देता है। बस यही पॉइंट जो थे स्लाइडेन एंड स्वान बताने में असमर्थ रहे थे, ठीक है। बाकी सब कुछ वो बताए थे, लेकिन बस इस चीज़ को वो नहीं बता पाए थे कि जो न्यू सेल है वो आ कहाँ से रहे हैं रियली में। जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं, यानी हम लोग बड़े हो रहे हैं, तो क्या हुआ? हम लोग में सेल का साइज नहीं बढ़ रहा है, बल्कि सेल का नंबर बढ़ रहा है। सेल का साइज नहीं, सेल का नंबर बढ़ रहा है। आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि क्या हम लोग का जो सेल होता है और जो एलिफेंट का सेल होता है या फिर जो रैट का सेल होता है, उस सब सेल में क्या अंतर होता है? ठीक है, मतलब साइज में उसका सेल बड़ा होता है और हम लोग का सेल छोटा होता है, या फिर हम लोग से भी बहुत छोटा सेल चूहा का होता है, मतलब रैट का होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग में क्या है कि सेल का संख्या, सेल का नंबर ज़्यादा है रैट के कंपेरिजन में, लेकिन वही एलिफेंट के कंपेरिजन में बोलेंगे तो हम लोग को सेल की संख्या कम है, ठीक है। सेल का साइज नहीं बढ़ा, बल्कि सेल का नंबर, ठीक है, क्योंकि सेल क्या होता है? डिवाइड होते रहता है, ठीक है। तो वही बोले थे कि ओमनी सेल्वा ई सेल्वा, ठीक है। इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, क्या दिया गया? ओमनी सेल्वा ई सेल्वा, ओमनी सेल्वा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेल्वा ई सेल्वा, ई सेल्वा, ठीक है, ओमनी सेल्वा ई सेल्वा। ये स्टेटमेंट रोडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया था, इसको मार्किंग कर दिए, ठीक है। क्या दिया गया था? ओमनी सेल्वा ई सेल्वा। इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब था ऑल सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑल सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या हुआ? जितना भी सेल हैं वो क्या चीज़ से बने होते हैं? तो जो पहले वाले सेल जो बने होते हैं उसी से ये, और जो दूसरे सेल, जो नया सेल बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं? तो वो पहले वाले सेल से ही बन रहे हैं, ठीक है। पहला वाला सेल क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है और नया सेल का फॉर्मेशन कर रहा है। बस इनका मतलब यही था बोलने का, ठीक है। तो देखिए ये सेल थ्योरी को कैसे दिए? तो इनके द्वारा मॉडर्न सेल थ्योरी दिया गया। तो इसमें दो स्टेटमेंट दी गई। पहला स्टेटमेंट क्या था? ठीक है, पहला स्टेटमेंट था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। सेम स्टेटमेंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। क्या बोले?
कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या से बना रहेगा, तो वो सेल से बना रहेगा या फिर सेल के प्रोडक्ट से बना रहेगा। जो स्लाइडेन एंड स्वान जो बताए थे वही पहला स्टेटमेंट सेम था, लेकिन इसमें क्या किए, दूसरा स्टेटमेंट को जोड़ दिए जो वो नहीं बता पाए थे। उनका सेल थ्योरी इसी कारण मतलब नहीं आगे बढ़ा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो डिस्कवर की दुनिया में कोई भी चीज़ पीछा नहीं होता है। जैसे यदि साइंस की बात करते हैं तो उसमें यदि कुछ भी एक पॉइंट भी डिस्कवर होता है तो क्या होता है, मायने रखता है, क्योंकि उस डिस्कवरी के बाद जो होता है ना, वो उसी पॉइंट के कारण हुआ था, ठीक है, उसी पॉइंट के कारण। अब बताइए कि स्लाइडेन एंड स्वान सेल थ्योरी नहीं देते तो रोडॉल्फ विर्चो इतना सोच कैसे पाते, ठीक है, कि नहीं इसमें एक फॉल्ट है, तो कैसे फॉल्ट है, यानी कभी भी नाकामयाब नहीं होता है। साइंस में कोई भी डिस्कवरी हो रहा है तो वो कभी भी नाकामयाबी नहीं होता है, चाहे वो गलत ही उसका स्टेटमेंट क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि जब गलत स्टेटमेंट कोई देता है तो उसको कोई सुधारने वाला आता है ताकि कोई नया डिस्कवरी हो जाता है, ठीक है। यानी कोई गलत स्टेटमेंट भी दे रहा है तो वो एक क्लू दे रहा है, क्लू दे रहा है आगे बढ़ने को, आगे रिसर्च करने को, ठीक है। जैसे अभी हम लोग सोचते होंगे तो हम लोग सोचते होंगे कि यदि हम कोई रिसर्च करने के बारे में सोचेंगे तो हम लोग सोचेंगे कि अरे ऐसा क्या है जो रिसर्च नहीं हुआ है, ऐसा क्या है जो रिसर्च नहीं हुआ है। मेरे भी दिमाग में ऐसा ही आता है, यार कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं तो क्या है, वो सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। लेकिन लोग जो पढ़े लिखे साइंटिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, अभी तो कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ है, अभी डिस्कवर होना तो पूरा पूरी बाकी है। लेकिन हम लोग को ये सब फील नहीं होता। क्यों नहीं फील होता है? क्योंकि हम लोग कोई चीज़ ना गलत बोले आज तक और ना कोई सही बोले, ठीक है, इसलिए हम लोग को फील ही नहीं होता है। गलत भी तो नहीं बोले, क्योंकि गलत भी तो मेरे ख्याल में नहीं आता है कि ऐसा हो सकता है। यदि गलत आ भी गया तो उठपुटांग आएगा जिसका मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। मतलब कोई मीनिंग, जो मीनिंग होती है गलत स्टेटमेंट का भी जो मीनिंग होता है, ऐसा हम लोग के दिमाग में नहीं आता है, ठीक है। हम लोग के दिमाग में आएगा तो लगेगा कि काश हम उड़ जाते, ठीक है। अब बताइए काश हम उड़ जाते, कैसे उड़ जाते, ठीक है। लेकिन आएगा हम लोग के दिमाग में यही, काश हम उड़ जाते, काश हम यहाँ से वहाँ ऐसे ही चल जाते, ठीक है। मतलब बिना कोई गाड़ी के चले जाते, उड़ उड़ के चले जाते। तो ये सब कोई डिस्कवरी नहीं है, ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है। कोई मतलब सही तरीका से कोई चीज़ में हम लोग के माइंड में नहीं आता है। अब पता नहीं आप लोग के माइंड में आता होगा तो हमको नहीं पता, यदि आता होगा तो ब्रिलियंट है और नहीं आता होगा तो मेरे जैसे हैं मेरे से अच्छे ही होंगे। देखिए, और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोले थे? दूसरा स्टेटमेंट बोले थे ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या बोले थे? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इनको एक बात और बोल सकते हो, इनको बोल सकते हो ओमनी सेल्ला सेल्ला ई सेल्वा, ठीक है। यह स्टेटमेंट दो को दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था? तो यह स्टेटमेंट दिया गया था रोडॉल्फ विर्चो के द्वारा, ठीक है। ये क्या है? ये मॉडर्न सेल थ्योरी है, ठीक है। समझ गए होंगे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या चीज़ से बने होते हैं? तो वो सेल से बने होते हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। दूसरा क्या बोले थे? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जितने भी सेल नया आते हैं वो कहाँ से आते हैं? तो वो वही पुराना सेल से आते हैं। क्या होता है कि ओल्ड सेल क्या होते हैं कि आगे चल के डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके न्यू सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी तरह से सेल क्या होता है? बनते जाता है, बनते जाता है, बनते जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। क्या बात करेंगे? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे। तो पहले बात करते हैं यूनिसेलुलर। क्या चीज़ बात करेंगे? पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो देखिए, इसके बाद से ही पता चल रहा है यूनिसेलुलर। यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल। क्या क्या बोलेंगे? यूनि मतलब सिंगल। इसका मतलब क्या हुआ? सिंगल।
इस सेलुलर मतलब क्या हो गया, तो सेल, ठीक है। सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है, यही बोलेंगे। क्या कि इसके नाम से देखिए पता चल रहा है यूनिसेलुलर, यूनि मतलब एक होता है, ठीक है, यूनिट होता है, यूनिट मतलब एक होता है, सेलुलर मतलब क्या होता है, सेल, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब क्या लिखेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डेफिनेशन लिखेंगे, तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना होता है उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे, ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ वन सेल। ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म consist of single सेल। मतलब वैसा एक यूनिसेलुलर वो होता है जो सिंगल सेल से बना होता है, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया होगा, अमीबा होगा, पेरिमीशियम होगा, ईस्ट होगा, ठीक है। और बोल देते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बी प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म may be prokaryote and यूकैरियोट। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट भी हो सकता है और यूकैरियोट भी हो सकता है। तब जैसे देखिए अब इसमें मान लीजिए कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी सारा काम होगा, डाइजेशन का काम होगा, रिस्पायरेशन का काम होगा, रिप्रोडक्शन का काम होगा, सब कहाँ होगा, तो वो सिंगल सेल में होगा। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, मतलब किसी का भी डिवीजन, मतलब जो लेबर होता है, कोई काम करना होता है, वो बांटा हुआ नहीं है कि ये ऑर्गेन ये काम करेगा, ये ऑर्गेन ये काम करेगा। यानी ये क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट, डिवीजन ऑफ लेबर क्या हुआ, एब्सेंट हो गया, ठीक है। इसमें जितना भी काम होगा वो क्या होगा, जितना भी इसेंशियल काम है, ठीक है, वो क्या होगा, सिंगल सेल के अंदर ही होगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया, और क्या होगा, तो अमीबा, और क्या होगा, ईस्ट, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। एक और लिख देते हैं, एक और क्या होगा, तो पैरामीशियम, पैरामीशियम। ये जो चारों एग्जाम्पल है याद रखिएगा, ये चारों एग्जाम्पल क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए अब क्या पढ़ते हैं आगे, तो आगे पढ़ते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आइए आज का लास्ट टॉपिक रहेगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये आसान है, कैसे, तो हम लोग जितने भी अपने आँखों से देखते हैं, अपने आँखों से देख सकते हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म क्या हैं, मल्टीसेलुलर हैं। चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। आप ये मत कहिएगा कि हम तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो हम इसकी बात नहीं की, हाँ आपने नेकेड आई की बात की कि नेकेड आई से लगभग, एक आध एक्सेप्शन होगा, लेकिन लगभग आमतौर पे लाइफ में जो भी ऑर्गेनिज्म हम लोग देखते हैं तो क्या होते हैं, वो होते हैं मल्टीसेलुलर। जैसे रैट, स्नेक, ह्यूमन, काव, डॉग, ये सब क्या हैं, ये सब के सब मल्टीसेलुलर हैं। मल्टीसेलुलर मतलब क्या हुआ,
ये एक से ज़्यादा मोर देन वन सेल से जो बने होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो किसको क्या बोलते हैं? मल्टीसेलर। मोर देन वन बोलिएगा था यानी 2, 3 या फिर उसमें लाखों बोल सकते हैं, करोड़ों बोल सकते हैं, मिलियन में बोल सकते हैं, ट्रिलियन में बोल सकते हैं। जैसे हम लोग का बॉडी क्या होता है? तो हम लोग की बॉडी जो होता है वो ट्रिलियन ऑफ सेल से बना होता है, ठीक है, यानी वैसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल, ठीक है, यही लिखेंगे, ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म consist of more than वन सेल, मोर देन वन सेल मतलब एक मल्टीसेलर उसको कहेंगे जो बना होता है एक से ज़्यादा सेल से, उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा? तो इसमें जितना भी फंक्शन होगा, ठीक है, जिसमें जितना भी फंक्शन होगा वो अलग अलग ऑर्गन परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग रिस्पायर कर रहे हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, तो हम लोग के लिए एक अलग से हमारे बॉडी में रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ठीक है। हम लोग डाइजेस्ट करते हैं तो अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। यानी हम लोग के यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो काम है हर एक ऑर्गन को क्या हुआ, बटा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होगा। क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट, ठीक है। अब मल्टीसेलुलर में क्या आएंगे? तो इसमें सिर्फ यूकैरियोटिक सेल आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे? सिर्फ यूकैरियोटिक सेल आएंगे। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट क्यों बोले? क्योंकि जितना ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या हुआ, काम बटा हुआ रहता है। जिससे देखने का काम, तो देखिए काम देखिए आँख से है, ठीक है, खाने का काम तो मुंह से, सांस लेने का काम नाक से, सोचने का काम माइंड से, देखिए कुछ मारने का काम तो हाथ से है, ठीक है, यही सब करता है ना, मारने का काम हाथ से है, ठीक है, पैर चलाने का काम पैर से है, ठीक है, चलने का काम पैर से, ठीक है, कुछ खाने का काम हाथ से, ठीक है। तो यानी क्या है, हम लोग के लिए हम लोग का जो ऑर्गन है तो इसका जो काम है वो बटा हुआ है। ऐसा थोड़े नहीं कि पेट से हम लोग चल लेंगे, क्योंकि पेट का काम चलना है ही नहीं, तो चल कैसे लेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कान से हम लोग देखना शुरू कर देंगे, आँख बंद करके कान से देख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यानी क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर बटा हुआ है, मतलब जो हमारा काम है हमारे बॉडी में वो क्या हुआ है, अलग अलग बटा हुआ है, ठीक है, यही बस है, अलग अलग बटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वहाँ यूनिसेलुलर में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल तो इसका ईजी है। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग मैन, काउ, डॉग, रैट, टेरी, ये सब जितना भी सब है ये क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो देखिए अब आगे क्या पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, ठीक है। उसी तरह आगे चलते जाएंगे, फिर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा जानेंगे, फिर यूकैरियोटिक सेल के बारे में पूरा जानेंगे, फिर उसके अंदर हम लोग को यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, ठीक है।